तो फिर हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक लंबा समय बीत गया है क्लास होने में, ठीक है। और कारण उसका आप लोग जानते हैं, मैंने बता भी दिया था, ठीक। और बात आती है कि जो चीज़ छूट गई वो तो छूट ही गई ना। अब आगे क्या करना है? आगे से आपको डेली 2 क्लास मिलने वाली है, ठीक है। पहली बात तो ये, जो वादा था वो निभाया जाएगा। 10 दिन की जो गैप थी उसके पीछे रीज़न पता है कि मेंस था, एक तो वो कारण था। और क्योंकि यूपीएससी हिंदी के बहुत सारे लोग, मतलब मैं एक सेंटर पे था, उस सेंटर पे कम से कम 50 से 60 लोग थे जो मेंस लिख रहे थे, जिनसे हम लोग को मुलाकात करनी ही पड़ी, ठीक है। अब समझ जाना कि ये केवल लखनऊ की एक सेंटर का हाल था, क्योंकि जो यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बेस था, सृजन था, इन सबका बेहतरीन परिणाम देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक हम लोग के लिए भी खुशखबरी थी, आप लोग के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी हिंदी ना केवल मेरा है, आपका भी है। तो यूपीएससी हिंदी की जो उपलब्धि है वो आपकी है। तो पहली बात तो ये, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए, पहली बात तो ये। सेकंड, उसके बाद से कुछ काम से मैं निकल गया था दिल्ली, तो क्लास 3-4 दिन मेरी और देर हो गई, ठीक है। पर जो था वो पूरा होगा, ठीक। मैं यहाँ से आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, इस चीज को ध्यान देंगे। पहली बात तो ये बता दें कि यूपीएससी हिंदी यूपी पीसीएस 2022 के लिए कई सारे कोर्सेज को लॉन्च किए हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसके क्रैश कोर्स चल रहे हैं। अच्छी बात है कि जो दोस्त इस समय क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे और उनको, अगर वो चाह रहे हैं डेली 3 क्लास के लिए, ऑलरेडी वीडियोस सारी हम लोग बना के रख दी है, ताकि आप लोग की तैयारी आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू बैचेस चल रहे हैं। कुछ हो सकता हो कि 2-4 क्लास दाएं बाएं हो, मतलब आगे पीछे हो। आप लोग जुड़ जाइए, ये समय है। देखिए, अभी क्या है कि यूपीएससी हिंदी के सभी कोर्सेज पे 25% का ऑफ है, इसका लाभ भी उठा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये वो अंतिम समय है जब आप अगर थोड़ी भी ढिलवाही करेंगे तो उसका परिणाम आपके हाथ में मिलेगा, ठीक है। और अगर सदुपयोग करेंगे तो इसका भी परिणाम आपको पीडीएफ के रूप में जब प्री का रिजल्ट आएगा तो देखने को मिलेगा। यूपीएससी हिंदी के किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर लेना है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। गुप्त साम्राज्य को हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है। 2 क्लास यहाँ से लगेगा, आज और कल की क्लास लगेगा, आपकी एंशियंट खत्म होगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2 क्लास में आपकी मेडवल खत्म करूंगा, ध्यान देंगे। क्योंकि एंशियंट से क्वेश्चन कहीं से पूछ लेते हैं, तो एंशियंट मेरी मजबूरी थी पूरी पढ़ा देना, ठीक है। मेडवल से क्वेश्चन फिक्स होता है कहाँ से आना है, तो मैं मेडवल से उसी एरिया को चूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। या 80% क्वेश्चन बनते हैं। तो मेडवल में केवल 2 से ढाई घंटे में ही खत्म करूंगा, 2 क्लास से ज्यादा नहीं लूंगा, चाहे क्लास मुझे 1.5-1.5 घंटे की लेना पड़े, ठीक है। मॉडर्न में 7-8 क्लास लगेगी, ठीक। तो यानी यहाँ से 10 क्लास के करीब में आपकी हिस्ट्री है, 10 से 12 क्लास, ठीक है। तो डेली एक एक क्लास रहेगी, तो यानी यहाँ से 12वें दिन लगेगा आपकी हिस्ट्री खत्म होने में। ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री की तो ये हाल हो गई। मैं अब यहाँ से आपको एक दूसरी जो क्लास होगी, ठीक है, कल से, वो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की मिलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी मेरा टारगेट है कि मैं केवल 6 दिन में खत्म करूंगा, पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी केवल 6 दिन में खत्म करूंगा, इस चीज को ध्यान देंगे। तो यानी अगले 10 दिन में आपकी हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। और 6 दिन के बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और पॉलिटी भी मुझे मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगेगा पॉलिटी भी खत्म करने के लिए। तो यानी केवल और केवल अगले 12 दिन में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ये वादा है इस मंथ से। आज आपका डेट है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल की शाम को ये आपकी क्लास आपको अपलोड होगी, ठीक है। 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14, यानी 15 अप्रैल की जब सुबह होगी तो आपके पास आपकी हिस्ट्री खत्म मिलेगी, आपकी पॉलिटी खत्म मिलेगी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म मिलेगी, ठीक है। कुछ भी हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ी विपत्ति ना आए, हालांकि ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। तो ध्यान देंगे कि 15 अप्रैल तक ये 3 चीज आपके हाथ में पूरी तरीके से खत्म मिलेगा, ठीक है। कुछ और मुद्दे हैं जो मुझे लगा कि बात कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं अभी कुछ देर पहले, चूंकि ये क्लास आपको 5 बजे करीब में मिलेगी, तो मैं इसके पहले ही लाइव आ चुका हूँ और कुछ पीसीएस के लिए कुछ मुद्दे पे बात करने के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है। गुप्त साम्राज्य के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वाकाटक राजवंश। आप समझ रहे हैं इतना कि मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे इस वक्त, मतलब समझिए मैं इस वक्त अगर आईपैड पे या किसी भी चीज पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आंख में पूरी तरीके से दर्द हो रहा है, ठीक है। पर काम पूरा किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 दिन लेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो वो 10 दिन जो लेट हुआ हूँ वो अगले 10 दिन में पा जाऊंगा। और इसके बाद से डेली चूंकि 2 क्लास लेनी है तो स्पीड तेज रहेगी, आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। सपोर्ट करना है यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अ, बाकी कुछ नहीं कहना है, ठीक। चलिए, वाकाटक राजवंश हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। किसी भी राजवंश को हम लोग देखते समय 3 चीज ध्यान देंगे, ये एक चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, चाहे हम लोग यहाँ से एंशियन पढ़ रहे हो, मेडवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ेंगे। क्योंकि राजवंश आपके बेसिकली मुगल तक आने हैं, ठीक है। उसके बाद से
कहानी राजवंशों की खत्म हो जाती है। उसके बाद से जो राजवंश होते हैं वो एक्चुअली राजवंश नहीं होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। उनके बारी उनकी कोई अपनी उपलब्धि नहीं है, इसलिए हम लोग एज अ राजवंश उनको इंपॉर्टेंट करना जरूरी नहीं। किसी भी वंश का संस्थापक इंपॉर्टेंट होता है, उस वंश का कोई प्रतापी शासक है, इंपॉर्टेंट होता है, उस वंश का अंतिम शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट होता है, उस वंश का कोई शासक जो किसी कवि को संरक्षण दिया हो और उसके द्वारा लिखी गई कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक हो, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो राजवंश को याद करने में ये चार चीज ध्यान देनी है। पहला क्या, किसी राजवंश का संस्थापक याद कर लेंगे, किसी राजवंश का अंतिम शासक कौन था ये याद कर लेंगे, उस राजवंश का वो शासक जो प्रतापी शासक था, ठीक है, उसको देख लेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में और डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, इस ड्यूरेशन की जो डेवलपमेंट्स होंगी उस डेवलपमेंट में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ ना वो फैक्ट्स बस देखेंगे। इसी 5 बातों को याद करते हुए सारी चीज को खत्म करते चले आएंगे। आप लोग को भी याद करते समय यही 5 चीज का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो पहले क्लास की वो समरी कि किस पे हम लोग फोकस रहेंगे, और यही आती भी है पीसेस में, अलग कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अब बात आती है वाकाटक राजवंश की, इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात यही होती है कि जो वाकाटक राजवंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, तो विंध्य शक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैचिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी, इस चीज को ध्यान देंगे। वाकाटक राजवंश का एक शासक था जिसका नाम है प्रवरसेन प्रथम। मैं एक बार देख लूं कि वीडियो की क्वालिटी आप लोग को ठीक जा रही है, ठीक है, ठीक है। इसका एक शासक था, ठीक है, उसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम क्या है, एक्चुअली बहुत एक तो अपने कार्य के लिए नहीं फेमस है, बेसिकली कुछ चीजों के लिए फेमस। क्या, एक तो ऐसे शासक हैं ये, वाकाटक राजवंश का एकमात्र शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है। पूरे वाकाटक राजवंश में देखेंगे किसी ने भी, चाहे वो रुद्रसेन हो, चाहे वो प्रवरसेन हो, चाहे वो विष्णु शक्ति हो, इनमें से केवल एक प्रवरसेन प्रथम है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। बाकी वाकाटक राजवंश का कोई ऐसा शासक नहीं रहा है जो सम्राट की उपाधि धारण किया, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। इतिहास में 2 ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ एक से अधिक बार किया। उनमें से एक का नाम हम लोग पहले देख लिए हैं, दूसरे का नाम प्रवरसेन प्रथम है। प्रवरसेन प्रथम है। प्रवरसेन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया है, और ये यूपी पीसीएस का हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बीपीएससी का भी। प्राचीन इतिहास का वो कौन सा शासक रहा है, या वह कौन सा वाकाटक शासक रहा है जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। प्रवरसेन प्रथम अपने कार्यों के लिए नहीं फेमस है, यानी एक राजवंश में जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उसके लिए नहीं फेमस है। इसकी एक तो उपाधि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 अश्वमेध यज्ञ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने दिमाग में रखना है यारो, इसको ध्यान देना है, ठीक है। वाकाटक राजवंश के बारे में नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें जो प्रवरसेन द्वितीय है ये एक इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम के बाद से प्रवरसेन द्वितीय इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, ध्यान देंगे। प्रवरसेन द्वितीय क्या है कि इन्होंने एक सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की है, तो वो कौन है, प्रवरसेन द्वितीय है, ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय। तो इसमें हम लोग देखें कि वाकाटकों में प्रवरसेन प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय ये 2 इंपॉर्टेंट थे। प्रवरसेन प्रथम इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो वाकाटक राजवंश का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है, और दूसरी उसकी उपलब्धि ये थी कि 4 अश्वमेध यज्ञ उसने किया, ध्यान देंगे। प्रवरसेन द्वितीय की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने सेतुबंध नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की है। और मैं हमेशा बोला, आर्ट एंड कल्चर सेक्टर का कोई भी डेवलपमेंट हो तो वो हमेशा दिमाग में रखना है कि वो आपको याद रखना है, ठीक है। बुक्स पे वैसे भी यूपी पीसीएस फोकस रहती है, ये 2 फैक्ट याद रखेंगे। वाकाटक के बाद से अगला और सबसे मेरा मानना है यहां से क्वेश्चन बनता है, और कई सारी बुक यही वर्धन वंश पे ही एंशिएंट को खत्म भी मान लेती है, ठीक है। वर्धन वंश, उसी हर्षवर्धन को याद करेंगे, ये उन्हीं हर्षवर्धन का वंश है, ठीक है, जिसका नाम है वर्धन वंश, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बात आती है सबसे पहली बात की वर्धन वंश की नींव किसने रखी, तो हर्षवर्धन के पिता जिनका नाम था पुष्यभूति, ध्यान देंगे, या पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव रखी थी, ठीक है। इसका क्षेत्र यहाँ पे बोला कि दिल्ली पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में बेसिकली इसका रीजन था वर्धन वंश का, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तक कि इसमें बस ये याद रखना है कि पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक थे, अर्थात इस वंश की नींव, वर्धन वंश की नींव पुष्यभूति ने रखी थी। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, पुष्यभूति इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बैग होता क्या कि पुष्यभूति की मृत्यु होगी, और इतिहास में भातृ प्रेम का इतना बड़ा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। हर्षवर्धन एक योग्य शासक रहते हैं, और इनके पुष्यभूति के 2 बेटे होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन चाहते तो राज्य का पाठ पा जाते,
एक निर्वात की स्थिति जब उत्पन्न होती है, हर्षवर्धन तुरंत अपने भाई राज्यवर्धन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं भैया तुम शासक बनो। और मैं क्या हूं कि मैं राजपाट से दूर होता हूं, मुझे राजपाट का कोई मतलब ही नहीं है। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के रिक्वेस्ट पे शासक बनेंगे। हालांकि इस बीच में कुछ घटनाएं होती है। हर्षवर्धन की एक बहन थी, उनका नाम था राजश्री। इस चीज को याद रखना है। राजश्री के साथ जो घटनाएं होती हैं, इन्हीं के साथ घटित घटनाएं हर्षवर्धन को साम्राज्य बनाएंगे। इस चीज को ध्यान देंगे, हम हर्षवर्धन को सम्राट बनाएंगे। तो अपने दिमाग में रखना है, हर्षवर्धन का भाई कौन था? राज्यवर्धन था। और इनकी बहन कौन थी? राजश्री थी। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अब देखिए होता क्या है, समय के साथ बहन की शादी दोनों भाई मिलकर ग्रहवर्मा से करते हैं और ये मौखरी वंश के शासक रहते हैं। मौखरी वंश के शासक रहते हैं। अब ध्यान देंगे, इस बीच में होता क्या है इस बीच में होता क्या है कि राजश्री की जो पति थे ग्रहवर्मा, इनकी कुछ घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के तहत ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाएगी और राजश्री को बंदी बना लिया जाएगा। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझने के लिए। ग्रहवर्मा की हत्या होगी और राजश्री को बंदी बना जाएगा। किसके द्वारा? इसको देखते हैं। ठीक है, राजश्री को बंदी कौन बनाता है? तो यहाँ पे एग्जैक्ट देखेंगे, यहाँ पे चीजें लिखी गई है। मालवा का शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त क्या करेगा? यही ग्रहवर्मा की हत्या करेगा और राजश्री को बंदी बना लेगा। राजश्री को बंदी बनाने की खबर किसको मिलती है? प्रभाकर वर्धन को मिलती है। ध्यान देखिए, राजश्री को, और सॉरी, राज्यवर्धन को मिलती है। राजश्री को बंदी बनाने की खबर जैसे ही राज्यवर्धन को मिलती है, भाई एक्टिव हो जाता है। भाई एक्टिव होगा तो क्या करेगा? उसके दिमाग में आएगा पहले देवगुप्त को 6 इंच छोटा करो, क्योंकि ये बंदी कौन बनाया है? राजश्री बनाई है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भाई ने एफर्ट किया था, लेकिन इसकी कैद से छूटने का, ठीक है, राजश्री को ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, क्योंकि वही भाग गई थी। ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। होता क्या कि राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या करेंगे, क्योंकि ये क्या था, जीजा जी की भी हत्या कर देते और बहन को बंदी बना लेते। तो जो 6 इंच छोटा करने का इनका डिसीजन था, वो इनको कर देते हैं। हालांकि इस बीच में एक घटना क्या होती है कि जब देवगुप्त को हराकर वो लौट रहे थे अपने साम्राज्य की तरफ, ठीक है, इसी बीच में शशांक नामक एक शासक ने, जो कि एक गौड़ शासक था, जानेंगे। शशांक नामक यह शासक वही गौड़ शासक है जिसको बौद्ध धर्म के पतन का उत्तरदायी भी माना जाता है। जान देंगे, बौद्ध धर्म के पतन का उत्तरदायी माना जाता है। ये गौड़ शासक था शशांक। शशांक क्या करेगा? राज्यवर्धन को 6 इंच छोटा करेगा, यानी राज्यवर्धन की हत्या करेगा। अब समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कौन करेगा? देवगुप्त करेगा। देवगुप्त की हत्या कौन करेगा? राज्यवर्धन करेगा, राजश्री का भाई। ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या कौन करेगा? शशांक करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, जब राज्यवर्धन की हत्या की खबर हर्षवर्धन को मिलेगी तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति ना उत्पन्न हो, हर्षवर्धन शपथ ग्रहण के साथ अंदर शपथ लेंगे और राजगद्दी पे विराजमान होंगे और ये ठानेंगे अब मैं उसको 6 इंच छोटा करूंगा जो मेरे भाई को किया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट राजवर्धन के बारे में मिलती है, वो ये मिलती है, राज्यवर्धन के ड्यूरेशन में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, जानेंगे। ठीक है, तो वर्धन वंश का वो कौन सा शासक था जिसके ड्यूरेशन में हुड़ों का, जानेंगे, आक्रमण हुआ था? तो ये वही था। ठीक है, ठीक है, देखिए, और प्रभाकर वर्धन, यहाँ पे लिखा है कि प्रभाकर वर्धन के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था, लेकिन उसको लीड करने, उस अभियान को लीड करने राज्यवर्धन किया हुआ था। ठीक है, ये एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और चूंकि इसी हुड़ों के आक्रमण में क्या है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हुड़ों का आक्रमण वर्धन वंश के किस शासक के ड्यूरेशन में हुआ था। तो शासक का ड्यूरेशन पूछेगा तो प्रभाकर वर्धन, लीड कौन किया था? तो राज्यवर्धन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। हालांकि ये स्टोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी यही इंपॉर्टेंट है जो राजश्री वाली स्टोरी है। अब क्या होगा, हर्षवर्धन क्या होगा, हर्षवर्धन राजगद्दी पे बैठेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन क्या होगा, राजगद्दी पे बैठेंगे। हर्षवर्धन जब राजगद्दी पे बैठते हैं, अर्थात जब उनका सिंहासन रोहण होता है, उस ड्यूरेशन को, यानी 606 ईस्वी को हम लोग हर्ष संवत के रूप में जानते हैं, जानेंगे। यानी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 606 ईस्वी को जानेंगे। हर्ष लगभग 40 वर्षों तक शासन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने दिमाग में रखना है कि हर्ष संवत का संबंध किससे है, तो 606 ईस्वी से है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। यानी जब हर्ष सिंहासन रोहण होते हैं, हर्ष सिंहासन पर बैठते हैं, उस ड्यूरेशन को हम लोग हर्ष संवत के रूप में जानते हैं। हर्ष जब गद्दी पर बैठते हैं तो कई सारी उपाधियां लेते हैं, जैसे महेश्वर,
परम भट्टारकर। हालांकि जो इनकी परम भट्टारकर की उपाधि है ये यूपीपीएससी से पूछी और यही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी ने भी हर्ष की जिस उपाधि पे क्वेश्चन पूछा है वो यही है, परम भट्टारकर। तो अपने दिमाग में रखेंगे कि हर्षवर्धन ने परम भट्टारकर की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन सा वर्धन शासक है जिसने परम भट्टारकर की उपाधि धारण की थी? तो वह हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्या करेंगे? हर्षवर्धन क्या करते हैं कि आएंगे तो अपनी राजधानी को चेंज करेंगे। पहले राजधानी वर्धन वंश की थानेश्वर थी, अब ये थानेश्वर से इसको लेके जाएंगे कन्नौज। ठीक है, तो हर्ष का दूसरा बड़ा काम क्या करता है? राजधानी स्थानांतरण का काम कौन करता है वर्धन वंश में? हर्षवर्धन करते हैं। और इनकी राजधानी कहाँ होती है? थानेश्वर से कन्नौज चली जाती है। ठीक है, थानेश्वर से कहाँ जाती है? कन्नौज चली जाती है। हर्ष के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है, हालांकि हर्ष सभी धर्मों का उपासक था। ठीक है, बौद्धिज्म के बहुत ज्यादा ये फॉलोअर थे। ध्यान देंगे, हर्ष देखेंगे तो हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सूर्य और शिव। हालांकि बौद्धिज्म की एक अच्छे फॉलोअर थे। ठीक है, हर्ष जो है ये बौद्धिज्म के अच्छे फॉलोअर थे, ये चीज दिमाग में रखना है। हर्ष के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कश्मीर के शासक इन्होंने महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था, और ना केवल प्राप्त किया था, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, बलपूर्वक प्राप्त किया था, यानी छीन के लाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हर्ष ने किस शासक से या कहां के शासक से भगवान बुद्ध के दंत अवशेष को प्राप्त किया था? तो कश्मीर के शासक थे। ठीक है, ये बीपीएससी ने क्वेश्चन यहां से उठाया हुआ है। ठीक, क्योंकि हिस्ट्री से बीपीएससी खूब क्वेश्चन पूछती है, और बुद्ध वो मानना है कि बीपीएससी का सबसे हिट टॉपिक होता है। ठीक है, तो वो वहां से खूब खोज खोज के क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, हर्ष की एक बुक है, उसका नाम है बाणभट्ट। जान देंगे, हर्ष की एक बुक है, सॉरी, हर्षचरित एक बुक है जिसके रचयिता थे बाणभट्ट। बाणभट्ट एक ऐसे कवि थे या रचयिता थे जो कि हर्ष के दरबार में रहते थे। तो मैं पहले भी बोला कि किसी भी कवि को अगर किसी राजवंश ने या किसी राजा ने संरक्षण दिया है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो रचित बुक होती है वो ड्यूरेशन की सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक विशेषताओं को झलकाती है अपने बुक में। तो हर्षचरित जो कि हर्ष पे लिखी एक बुक है, जिसको लिखा कौन है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, हर्षवर्धन भी अपने आप में एक राइटर था, वो भी पढ़ा लिखा था। ठीक है, इनकी कुछ बुक्स है, देखेंगे हर्षवर्धन की रचनाएं आप लिखा है, रत्नावली, नागानंद, ये दो इनकी फेवरेट रचनाएं हैं जिनको यूपीपीएससी पूछी है। अदर पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछा हुआ है, रत्नावली और नागानंद। हालांकि प्रियदर्शिका भी इन्हीं की बुक है, इसी को ध्यान देंगे। तो इनकी तीन बुक्स याद रखेंगे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों हर्षवर्धन की किताब है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। मैं एक बार इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ठीक है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, इसी को ध्यान देंगे। हालांकि हर्ष की चुटपुट लड़ाई अगर छोड़ दे, इसका समय के साथ एक महान शासक से इसका टकराहट होता है, और वो महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी हम लोग देखेंगे। हर्ष को गलतफहमी होती है कि चल भाई हम लोग क्या करते हैं, नर्मदा तक अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। साम्राज्य विस्तार की नीति जिसने दक्षिण में अपनाई है ना, या तो वो लड़ाई हार गया है, और अगर जीत भी गया तो बर्बाद हो गया है। उठा के देख लेना, मुगल वंश इसीलिए बर्बाद हुआ कि उसने दक्षिण पे कंट्रोल स्थापित करने चाहा, और यही कारण मुगल पतन हो गया। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण में शासन कर रहा एक महान शासक रहता है, और जब ये हर्ष दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करता है तो नर्मदा नदी के तट पर इसके साथ युद्ध होता है, और इस युद्ध में ध्यान देंगे ऐसा माना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष पराजित हो गया था, इसी को ध्यान देंगे। हालांकि अभी ये बात इसमें लिखी नहीं गई है, लेकिन ये बात है कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष पराजित हुआ था। ठीक है, बाकी ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर 5वें वर्ष प्रयाग में वो दान दक्षिणा देता था, जिसको हम लोग महामोक्ष परिषद कहते थे। ठीक है, इसी महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और यहीं पे अपनी सारी कमाई दान कर देता था। ठीक है, तो ये सब मतलब नहीं पेपर में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते हैं वो लोकेशन प्रयाग में, आज भी प्रयाग दान दक्षिणा के लिए बहुत फेमस है, लोग नहाने जाते हैं तो दान खूब करते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली कोई बड़ा फैक्ट नहीं था, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे जो अंडरलाइन फैक्ट है इसको ध्यान देंगे। एक चीनी यात्री रहता है जिसका नाम है वेनसोंग। वेनसोंग क्या होता है कि हर्ष के ड्यूरेशन में भारत आता है, और ये आने का इसका उद्देश्य होता है एक तो नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करना, और दूसरा बौद्धिज्म से संबंधित चीजों को जानना। ठीक है, तो ये जब आएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण करेगा और बौद्धिज्म से संबंधित चीजों को जानेगा भी, इसी को जानेंगे। कहा जाता है कि वेनसोंग
जो हर्षवर्धन का महामोक्ष परिषद छठवां था, जो कि प्रयाग में मनाता था, इस छठवें महामोक्ष परिषद में पार्टिसिपेट किया था किसने? वेन्सॉन्ग ने। ठीक है, वेन्सॉन्ग क्या है? एक चीनी यात्री है जो कि हर्षवर्धन के ड्यूरेशन में भारत आया है। यह छठवें महामोक्ष परिषद में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इसकी एक बुक रहती है, इसकी बुक का नाम है सीयूकी। जान देंगे इसकी बुक का नाम क्या है? इसकी बुक का नाम है सीयूकी। ठीक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखा हुआ है। हुई ली, हुई ली ने वेन सॉन्ग की जीवनी लिखी हुई है। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वेन सॉन्ग की जीवनी और किसने लिखी है? तो हुई ली ने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट था। बाकी चूंकि हर्ष का भी जो साम्राज्य था ना, यानी वर्धन वंश था, वो काफी विस्तार था। अब समझिए कि नर्मदा के तट पे वो हारा हुआ है, यानी और लगभग उत्तर भारत से यानी हरियाणा पंजाब वाले बेल्ट से इसका राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में क्या है ना, ऊपर से लेकर नर्मदा तक इसका साम्राज्य रहता है। तो साम्राज्य को, बड़ा साम्राज्य तो उसको पार्टी डिवाइड कर दो कुछ हिस्से में, क्योंकि साम्राज्य में प्रशासन तभी बेहतरीन किया जा सकता है। हर्ष ने भी क्या किया था कि अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में डिवाइड किया था, और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ध्यान देंगे, प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। अब ध्यान देंगे, इस भुक्ति पर शासक अर्थात प्रांतों का शासक जो था उसको ऊपरी कहते थे। तो प्रांतों में जो शासन करते थे उनको ऊपरी, जैसे आज मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आज के प्रांत राज्य भी नॉर्मली लोग बोले थे, उस ड्यूरेशन में भुक्ति बोला जाता था। ठीक है, तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, और इस भुक्ति पर शासन कौन करता था? ऊपरी नामक लोग करते थे। ठीक है, यानी ऊपरी बेसिकली जो शासक वर्ग था उसको ऊपरी कहते थे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, भुक्ति को आगे विषय में डिवाइड किया जाता था, और विषय को यानी विषय को विषयपति कहते थे, यानी प्रांतों को विषय में डिवाइड किया जाता था, और विषय को विषयपति इसका प्रधान होता था। ठीक है, यानी जो शासन करता था यहाँ पे वो विषयपति होता था। ठीक, विषय को आगे पाठकों में यानी तहसीलों में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, यानी यहाँ पे विषय क्या होगा? विषय एज अ जिला टाइप का हो गया, और विषय को डिवाइड किया गया पाठकों में, पाठक को एज अ तहसील कहा जाता है। तो यानी साम्राज्य पूरा वर्धन वंश किसमें डिवाइड हुआ है? भुक्ति में। भुक्ति डिवाइड हुआ विषय में, विषय डिवाइड हुए पाठकों में, और पाठकों को अंततः ग्राम में डिवाइड किया जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमेशा एंशिएंट में ग्राम ही रही है। ठीक है, आज भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, और ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्राम प्रधान नहीं, ग्रामाक्ष पटलिक होता था। ध्यान देंगे, ग्रामाक्ष पटलिक होता था। तो ग्राम का जो प्रधान अधिकारी होता था, यानी जो प्रधान होता था, उसको ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। तो प्रशासन का डिवाइड जो एक बार फिर समझे, तो भुक्ति, पूरे साम्राज्य को भुक्ति में डिवाइड किया गया, भुक्ति को विषय में डिवाइड किया गया, विषय को पाठकों में डिवाइड किया गया, पाठकों को ग्राम में डिवाइड किया गया। यानी सबसे बड़ा साम्राज्य अगर हम देखें तो वो भुक्ति है। मतलब हालांकि ओवरऑल तो वर्धन वंश है, वर्धन वंश में को डिवाइड करने पे सबसे पहला और सबसे बड़ा क्या गया? भुक्ति हो गया, और सबसे छोटी क्या हो गई? ग्राम हो गई। सबसे छोटी का जो ग्राम हो गई उसका प्रधान कौन था? ग्रामाक्ष पटलिक था। पाठक जो तो थे वो एज अ तहसील थे। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ये छोटा सा फैक्ट था। वर्धन वंश में हर्षवर्धन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, वर्धन वंश में हर्षवर्धन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी तो स्टोरी है बस। यहाँ पे गुप्तोत्तर कालीन जो शासक है उनके बारे में फैक्ट्स लिखे गए। एक्चुअली हम लोग गुप्त वंश के वासी गुप्तोत्तर कालीन शासकों को ही देखे हैं। ठीक है, इनके बारे में ये चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक तो क्या होता है कि मैचिंग में क्वेश्चन दे देगा, एक साइड में राजवंश और दूसरे साइड में शासक लिख के बोल देगा कि इस राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है। यहाँ पे उस ड्यूरेशन के प्रमुख शासकों का नाम लिखा है। जैसे देखेंगे वर्धन वंश, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, वर्धन वंश हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, प्रमुख शासक हर्षवर्धन ही है। ठीक, क्योंकि चंद कालिकाल इसके भाई का राज्यवर्धन का रहा है, और हुड़ों के आक्रमण में इसके पिताजी की मृत्यु हो जा रही है। तो अच्छा खासा डेवलपमेंट वर्धन वंश का हर्षवर्धन के ड्यूरेशन में हुआ है। ठीक है, चाहे वो कल्चर सेक्टर का हो चाहे या प्रशासनिक सेक्टर का हो। ठीक है, परवर्ती गुप्त का प्रमुख शासन कौन था? महासेन गुप्ता। परवर्ती गुप्त जो राजवंश था वो मगध वाले ड्यूरेशन में पनपा था। पुष्यभूति, जिसको हम लोग नॉर्मली वर्धन वंश भी कहते हैं, ये थानेश्वर नामक स्थान बेसिकली जो हरियाणा पंजाब वाला बेल्ट था उस जगह पे ये डेवलप हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट शासक सभी लोग को लिखा है, लेकिन मुख्य कौन थे? हर्षवर्धन था। ठीक है, पुष्यभूति इसके संस्थापक थे, इस चीज को ध्यान देंगे। प्रभाकर वर्धन इसके बाद के थे। प्रभाकर वर्धन के ड्यूरेशन में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, जिसको कंट्रोल राज्यवर्धन ने किया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन ने क्या है
मतलब राजकाज को संभाला था। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन संभालता है। ठीक है, आगे मैत्रक वंश। मैत्रक वंश वल्लभी नामक जो लोकेशन है उसमें पला भरा फूला है। इसके जो प्रमुख शासक हैं वो भट्टारक एवं धर्मसेन चतुर्थ है। मैत्रक वंश दिमाग में रखेंगे, वल्लभी वाले जगह पे फला है यानी स्थापित है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। मौखरी वंश बेसिकली कन्नौज वाले लोकेशन पे है। ठीक है, इसी कन्नौज को अपना राजधानी कौन बना लिया था, थानेश्वर से कन्नौज किसने चेंज किया था, तो वो हम लोग अभी देख चुके हैं। तो मौखरी वंश का संबंध किससे है, कन्नौज से है। ठीक है, यहाँ पे हरिवर्मा, वर्मा वर्मा जितने लोग के नाम में है वो सब मौखरी वंश से संबंधित है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। मौखरी वंश के जो शासक है उनके नाम में इजली वर्मा लिखा है, हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। तो अगर बोलेगा कि मैच कराएगा तो मौखरी वर्मा नामक कोई शासक मिलेगा तो उसको मौखरी वंश से आप लोग कनेक्ट कर दीजिएगा। गौर शासक शशांक को हम लोग देखे ही हैं। ठीक है, इसी की गौर शासक शशांक ने क्या है, राज्यवर्धन की हत्या किया था। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने और सारी चीजें इसलिए दिखी हुई थी, ये चार्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली जो हिस्ट्री थी वो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री थी। एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो एंशिएंट क्या ना, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया है, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, अब हम लोग संगम युग को देखेंगे जो कि यहाँ से बेसिकली साउथ इंडिया स्टार्ट होता है। ठीक है, संगम का मतलब भी होता है मिलन स्थल, ध्यान देंगे। संगम का मतलब होता है मिलन यानी सम्मेलन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि संगम चाहते हैं कि तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद या सम्मेलन से। ठीक है, संगम का से मतलब क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतिहास में कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतिहास में कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। ये तीनों संगम कहाँ आयोजित किए गए हैं, इनकी अध्यक्षता किसने की है, ये यूपी पीसीएस के लिए या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, लगातार आप देखेंगे कि यहाँ से मेरी क्लासेस डेली कम से कम मुझे 3 क्लास रिकॉर्ड करनी है और 3.5 से 4 घंटे में डेली आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से करना है मुझे, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो नो डाउट कि आप लोग के लिए भी मेरी तरफ से छड़ हो जाएगा। और आपको एक सपोर्ट के तौर पे बस यही करना है कि यूपीएससी हिंदी को अपने दोस्तों में पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खासतौर पे वो दोस्त आपके जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, उनके लिए तो मतलब नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही यूजफुल चैनल है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ये चीज जानेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसलिए अपने दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखेंगे, हालांकि मैं सीधा चार्ट पे फोकस करूं, ये चार्ट आप लोग को याद करना है, ये चार्ट आप लोग को याद करना है। मैंने पहले बोला कि इतिहास में कुल 3 संगम हुए हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। आपको याद क्या करना है, ये संगम किस लोकेशन पे हुआ है यानी केंद्र क्या था और इसकी अध्यक्षता किसने की है, ये 2 चीज संगम में वेरी इंपॉर्टेंट है संगम काल में। आप देखेंगे प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में हुआ है, प्रथम संगम का आयोजन कहां हुआ है, मदुरई में हुआ है। द्वितीय संगम का आयोजन कहां हुआ है, कपाटपुरम में हुआ है। द्वितीय संगम का आयोजन कहां हुआ है, कपाटपुरम हुआ है। और तृतीय संगम का आयोजन क्या है, उत्तरी मदुरई में हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यानी पहला और तीसरा जो संगम है इसका जो आयोजन है वो कहा किया गया है, मदुरई में किया गया है। ठीक है, पहला और तीसरे संगम का आयोजन कहा किया गया है, मदुरई में किया गया है। तो यहाँ पे मदुरई देखिए इजली लिखा हुआ है, तो पहला और तीसरे संगम का आयोजन मदुरई में किया गया है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में, इसी के लिए उसको पता है कि पहला और तीसरा चूंकि मैच है तो बच्चों को याद होगा, तो वो द्वितीय संगम का आयोजन कहां हुआ है इसको पूछता है, तो द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम हुआ है। जब पहले संगम का आयोजन हुआ था मेरे दोस्तों, उसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था, उसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था। दूसरे संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था, लेकिन चंद समय के लिए। इसके बाद क्या होता है, द्वितीय संगम की अध्यक्षता तोलकापियर ने किया था और मैक्सिमम ड्यूरेशन तक यही किए थे। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है कि द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की, तो तोलकापियर। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग इजिली, अगर यूपी पीसीएस ये पूछते द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की और ऑप्शन में अगस्त और तोलकापियर दोनों रहता है, तो आप लोग अगस्त को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि पहली बार अध्यक्षता किसने की है, अगस्त ने की है। और यूपी पीसीएस ऐसे विवादित क्वेश्चन में पहला टिक करती है कि पहली बार इसने किया तो ये है। ठीक है,
तो द्वितीय संगम की अध्यक्षता दो लोगों ने की है, अगस्त और तुल्कापियर। अगस्त के बाद तुल्कापियर ने किया था, ठीक है, शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तुल्कापियर ने किया था, ठीक है। तो अगस्त के बाद तुल्कापियर ने किया है। अगर आंसर में दोनों रहेगा तो अगस्त को टिक करना है, ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे तीसरे वाले को कौन क्या है, नक्कीरन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्षता में ये दोनों सेम हो जाता है, अगस्त 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 नहीं निकले होते तो तुल्कापियर की बारी ही नहीं आती। तो उसको पता है कि पहले दूसरे की अध्यक्षता सेम है, इसलिए बच्चा याद क्या होगा, तीसरे का सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे बच्चा फंस सकता है। तो वो इसी के लिए रखेंगे, यूपीपीसीएस क्या करती है क्वेश्चन या पब्लिक सर्विस कमीशन, द्वितीय संगम का आयोजन पूछ लेती है, कपाटपुरम में हुआ है, और तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की है, नक्कीरन ने की, ये पूछ लेती है। अब सदस्यों की संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जो प्रथम, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्वितीय संगम का बात क्या है। द्वितीय संगम का जो मुख्य ग्रंथ है, आइए हम लोग इसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरई में किया गया था। तो यहां से एक फैक्ट और निकल के आ गया कि मदुरई किसकी राजधानी थी, किस राजवंश की राजधानी थी, तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। अब ध्यान देंगे प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरई में किया गया था, और द्वितीय का तुम लोग जानेंगे कपाटपुरम में किया गया था। हालांकि ध्यान देंगे ये चाहे कपाटपुरम हो या मदुरई, ये सारे क्षेत्र पांड्यों के क्षेत्र में थे, यानी तीनों संगम का आयोजन किस शासकों के ड्यूरेशन में हुआ है, तो पांड्य शासक है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो चाहे वो पहला हो, तीसरा हो, दूसरा हो, सारे का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ है। क्वेश्चन ये आएगा तो पांड्य शासक टिक करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। द्वितीय संगम के बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखा है कि द्वितीय संगम में एक रचा गया जो एकमात्र ग्रंथ है उसका नाम है तोलकाप्पियम। ये पेपर में क्वेश्चन लिखा आया भी है कि तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ का रचना किस संगम में किया गया था, ठीक है, तो द्वितीय संगम में किया गया था, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना द्वितीय संगम में किया गया था, ध्यान देंगे। तोलकाप्पियम है क्या, तो तोलकाप्पियम बेसिकली एक व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान देंगे, ये तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, इस चीज को दिमाग में रखना है। तोलकाप्पियम क्या है कि तमिल भाषा का एक प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। तो द्वितीय संगम के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट थी। जो तृतीय संगम है, ध्यान देंगे, इसमें एत्तु तक गई, ठीक है, पत्तू पत्तू और परिपादल, ठीक है, इनका संकलन किया गया था। तो तृतीय संगम में किसका है, एत्तु तक गई, ठीक है, पत्तू पत्तू और परिपादल, ठीक है, इनका संकलन किया कब किया गया था, तो तृतीय संगम में किया गया था। तो ध्यान देंगे केवल द्वितीय संगम वाला आप याद करिए, बाकी आएगा तो तीसरे में टिक मार देना है, ठीक है। द्वितीय संगम वाला बस याद करिए, द्वितीय संगम में तोलकाप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ की जो रचना की गई थी वो द्वितीय संगम में की गई थी। तो यानी बेसिकली ये चार्ट ही आपके लिए संगम युग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार्ट ही संगम युग का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगम काल में जिन 5 महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है वो पांचों महाकाव्यों का नाम यहाँ पे लिखा गया है, शिलप्पदिकारम, ठीक है, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंतल केसी, ध्यान देंगे। तो संगम कालीन जो 5 महाकाव्य है उनका नाम यहाँ पे लिखा है, शिलप्पदिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि और वलयपति और कुंतल केसी। तो ये पांचों जो महाकाव्य है ये थे इसके, ठीक है। दक्षिण में जो चेर चोर और पांड्य रहे ये मौतपूर्व शासक रहे, ध्यान देंगे, चेर चोर पांड्य क्या है कि दक्षिण के मौतपूर्व शासक रहे, और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है, ये ध्यान देंगे। क्योंकि संगम साहित्य हालांकि पांड्य शासकों के ही ड्यूरेशन की पूरी घटना है, ठीक है, तीनों संगम का आयोजन पांड्यों के ही में हुआ है, ठीक है। पांड्य साहित्य में इन तीनों राजवंशों का वर्णन मिलता है, चेर का भी, चोल का भी और पांड्य का भी, ठीक है। चेर चोर और पांड्य इन तीनों का संगम साहित्य में वर्णन मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेर चोर और पांड्य को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वही कि पहला शासक कौन था, अंतिम कौन सा, इंपॉर्टेंट घटना है। चेर वंश जो है ना वो आधुनिक
केरल प्रांत के इर्द गिर्द पड़ता है, ठीक है। तो जो आधुनिक केरल प्रांत है वो पहले चेर वंश का वहां पे राजवंश था, चेर राजवंश का वहां पे शासन था। प्रथम जो चेर शासक था उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उदयन जेरल, ध्यान देंगे, उदयन जेरल पर प्रथम चेर शासक था। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। उदयन जेरल ये प्रथम चेर शासक था। चेरों का जो राज चिन्ह था वो धनुष था, ध्यान देंगे। इसमें राज चिन्ह साउथ वालों का पूछता यूपी से, ध्यान देंगे चेरों का जो राज चिन्ह था वो धनुष था। एक चेर शासक है सेन गुट्टुवन, एक चेर शासक है जिसका नाम है सेन गुट्टुवन। इसने पत्तिनी पूजा का प्रथा जो है वो आरंभ की थी। तो बात यह है कि पत्तिनी पूजा की प्रथा किस चेर शासक ने स्टार्ट की थी, तो सेन गुट्टुवन ने स्टार्ट की थी। ध्यान देंगे सेन गुट्टुवन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा स्टार्ट की थी। चोरों का राज चिन्ह धनुष था। जो चेर शासक प्रथम चेर शासक था उसका नाम था उदयन चेरल। अब बात आती है चोरों के बारे में, ध्यान देंगे, ठीक है। चोल शासकों में या चोल वंशों में सबसे प्रमुख शासक जो था वो करिकाल आता है। हालांकि चोल वंश का महान शासक विजयालय भी था, इस चीज को ध्यान देंगे। चोल वंश का वैसे तो सबसे महान शासक करिकाल को माना जाता है, हालांकि विजयालय भी इस ड्यूरेशन का महान शासक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चोल वंश के महान शासकों में करिकाल और विजयालय की बारी आती है, इस चीज को ध्यान देंगे। करिकाल को हम लोग जरे हुए पैरों वाला कहते हैं। करिकाल को क्या कहा जाता है, जरे हुए पैरों वाला कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस वंश के शासक को जले हुए पैरों वाला कहते हैं, तो चोल वंश